प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अड्डा। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी पेटीएम लिस्टिंग की, जिसमें निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। एक दिन में पहले ही दिन 35,000 करोड़ रुपए निवेशकों के उड़ गए, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंस सही नहीं था। लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरा और दिन के अंत में जाके बंद हुआ। बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सवाल पहले से उठ रहे थे कि पेटीएम का इशू बहुत महंगा है, वैल्यूएशंस बहुत रिच है, कंपनी लॉस मेकिंग है, इतनी वैल्यूएशंस क्यों कमांड कर रही है। लेकिन कंपनी का दावा था कि उनका जो बिजनेस है उसको केवल आप एबिटा और प्रॉफिट पे मत आंकिए, दूसरे तरीके से देखिए। तो लोगों ने दूसरे तरीके से देखा और रिच वैल्यूएशंस दिए और उसके बाद आज ये एक मार्केट में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तगड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ा, जो भी इसमें इन्वेस्टर्स थे। लेकिन इस आईपीओ के ज़रिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। रिसेंटली जो बहुत सारे आईपीओज आए हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के, एडटेक के या फिनटेक के, जिस भी नाम से आप पुकारना चाहें, वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं। लॉस मेकिंग है तब भी और प्रॉफिट बना रहे हैं तब भी 100 गुना 200 गुना के मल्टीपल्स पे है। नए नए तरीके वैल्यूएशन के निकाले जाते हैं। कहीं पे सेल्स को देखिए आप, कहीं पे ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को आप देखिए, कहीं पे फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करिए। मतलब कुछ भी करके वैल्यूएशंस हाई किए गए, परिणाम आपके सामने है। और सिर्फ यही नहीं है, कई और स्टॉक्स अभी आप इस चर्चा के दौरान देखेंगे जो हाल की लिस्टिंग हुई है, उनमें भी नुकसान हुआ है। तो जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या निवेशकों को वैल्यूएशन के तरीके दूसरे अपनाने चाहिए, या जिस तरीके से परंपरागत तौर पे वैल्यू किया जाता है स्टॉक को, वो तरीका बदल चुका है, अब नए तरीके से देखना चाहिए। दरअसल ये पूरी कहानी क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए इसमें सबक क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल है। परिचय करा दूं आपका, संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, सिट्रस एडवाइजर्स के CEO और फाउंडर हैं। इसके साथ ही अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, US से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिकागो से। और गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल के फाउंडर और CEO हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, विशेष तौर पे आप बहुत अलर्ट करते रहते थे, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिटेल्ड में आप लिखते थे, अपनी पूरी थ्रेड लिखते थे और बताते थे कि ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच है। तो चूंकि पेटीएम का संदर्भ है और फिर हम पूरे आईपीओ पे चर्चा करेंगे, तो चूंकि पेटीएम के संदर्भ में ये समझना चाहता हूँ कि क्या गलत चला गया, कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द पेटीएम कि इतना भारी नुकसान एक ही दिन में हुआ। सो नीरज जी, नमस्कार आपको एंड दर्शकों को। सो नीरज जी, देखिए, इसमें हमें दो चीजों को डिफरेंटली देखना होगा। पहली बात, आई थिंक जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनको सलाम है, उनकी स्पिरिट को सलाम है। इंडिया बहुत आसान नहीं है, मार्केट आसान नहीं है, बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना डिफिकल्ट है। इन लोगों ने कंपनीज बनाई हैं, तो आई थिंक उनकी उस स्पिरिट को, जज्बे को सलाम है। बट अगर आप मार्केट में आ रहे हैं और पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, वो एक डिफरेंट इशू हो जाता है। उसमें आपको वैल्यूएशन को देखना पड़ेगा। और यहां पर आई थिंक दो तीन चीजें हमें, और मैं लोगों को यही अलर्ट करने की कोशिश करता था कि आपको दो तीन चीजें ब्रॉडली समझनी होंगी। पहली बात, ये बाय एट एनी प्राइस नहीं चलेगा। आई नो एक सेक्शन है मार्केट में जो हमेशा ये कहता रहता है कि बाय एट एनी प्राइस इट वर्क्स, इट रियली डजंट वर्क। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी या अमेजॉन जैसी कंपनी आपने 2000 के बबल में अगर खरीदी है, तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको 16 साल लगे सेम प्राइस पे आने में। तो आपने $60 का माइक्रोसॉफ्ट खरीदा, वापस $60 आने में 16 साल लग गए। अमेजॉन भी अगर आपने लिया 2000 में, तो आपको 2007 या 8 में जाके वो प्राइस आया है। तो अगर आप गलत प्राइस पे कुछ खरीदेंगे, उससे वापस आना बहुत मुश्किल है। प्राइस मैटर्स। तो ये एक पहला लेसन है। सेकंड, ये एक दूसरी पॉइंट लोगों को समझना, आई थिंक ये आईपीओज बहुत अच्छी बात है, बट ये आईपीओज वो आईपीओज नहीं है जो पहले आए थे। इंडियन मार्केट में हमेशा आईपीओज की हिस्ट्री की बात करते हैं, लोग 25 साल पीछे ले जाते हैं, बोलते देखिए एचडीएफसी बैंक आया, लोगों ने 100% रिटर्न किया, एशियन पेंट्स 100 टाइम्स रिटर्न्स किया, राइट। और अब तमाम कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स है, कोटक बैंक है, टीसीएस, इन्फोसिस है, राइट। सब करीब 100x के
के ऊपर सबने रिटर्न्स दिया है। ये वो आईपीओज नहीं है। पहले आईपीओज जो थे वो कंपनीज मार्केट में आती थी ग्रोथ मनी रेज करने के लिए, और वो ग्रोथ मनी लोगों से लेती थी, उसको इन्वेस्ट करती थी, प्लस अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करती थी, एंड दैट इज हाउ दे हैव ग्रोन अलोंग द वे। पर इसीलिए लोगों को 100x रिटर्न्स मिले हैं। ये आईपीओज वो आईपीओज नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट इक्विटीज इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और 7-8 सालों से कर रहे हैं, तो इनको ग्रोथ कैपिटल नहीं चाहिए। अब ये मार्केट आ रहे हैं बिकॉज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को एग्जिट चाहिए। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें आई थिंक अगर लोग ध्यान में रखें तो ये समझ पाएंगे कि ये फर्स्ट पास आईपीओज नहीं है, ये सेकंड थर्ड पास आईपीओज है, जिसमें से काफी जूस निकल चुका है। राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि जो ओएफएस है उसको भी ध्यान रखिए कि पुराना इन्वेस्टर एग्जिट ले रहा है, उनको ग्रोथ के लिए पैसे नहीं चाहिए, एग्जिट के लिए ये आईपीओ, ये एक बड़ा लेसन है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। संजय सर, हाल फिलहाल के मतलब साल 1.5 साल के भी बहुत सारे आईपीओज लीजिए, कुछ इसी तरीके के तो जो बहुत सक्सेस हुए। फॉर नेम नायका, प्रॉफिट उसने थोड़ा सा ही भी बनाया है, हालांकि अभी जो ताज़ा रिजल्ट आया उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ, पहले ही दिन डबल हो गया स्टॉक्स। लेकिन वहीं फिनो पेमेंट बैंक गिर गया, आज भी वो काफ़ी कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। तो क्या ये जो इसमें भी कोई लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है, और जो वैल्यू इस समय की जा रही है ये हो सकता है मार्केट की फैंसी हो कि इस समय बहुत लिक्विडिटी है तो किसी भी भाव पे आप बेचने के लिए आ जाते हैं और इन्वेस्टर भी आपको मिल जाते हैं। तो जिसको इतना बहती गंगा में हाथ धोने वाला कार्यक्रम चल रहा है क्या ये? तो देखिए, थोड़ी बात इस बात की में भी सच्चाई है कि जो मार्च 2020 के बाद से हमारे स्टॉक मार्केट्स में उछाल आया है, अगर आप ब्रॉडर मार्केट को भी देखें तो ब्रॉडर मार्केट में 8% से ज्यादा रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं। तो जो नए निवेशक आए हैं आज के बाजार में, उन्होंने कभी कोई बड़ा लॉस तो देखा नहीं। यही चीज जो प्रॉफिट मेकिंग का जो दौर है वो मेरे ख्याल से पब्लिक इश्यूज के साथ भी होता गया, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोग पब्लिक इशू में अप्लाई करते थे और अभी भी करते हैं, और अगर वो समझते हैं कि उनका तुक्का लग गया या उनके लक के अनुसार उनको अलॉटमेंट हो गया तो लिस्टिंग पे उन्हें श्योर शॉर्ट गेन मिलेगा, और वैसा अधिकांश केसेस में हुआ भी है। तो लोगों ने आईपीओ को नई कंपनीज में निवेश करने का जरिया के रूप में नहीं देखा, बट इजी मनी बनाने का जरिया देखा, और चूंकि इजी मनी बनता गया तो एक ये सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल की तरह होता गया कि हमने एक आईपीओ से पैसा कमाया तो फिर हम दूसरे आईपीओ में लगा रहे हैं, फिर तीसरे में लगा रहे हैं और चौथे में लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप आईपीओज को थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो आईपीओज में और लिस्टेड इक्विटी में अंतर क्या है? हो सकता है कि अगर आपने लिस्टेड इक्विटी आज खरीदा होता, कोई गारंटी तो नहीं है कि कल उसका दाम आपके खरीद के दाम से ऊपर हो जाएगा, हो सकता है वो उसके नीचे भी आ जाए। तो आईपीओ भी तो वैसा ही हो सकता है ना कि आपने जिस प्राइस पर अप्लाई किया, हो सकता है लिस्टिंग की प्राइस आपकी प्राइस से नीचे हो। चूंकि हाल के दिनों में लिस्टिंग गेन्स अधिकांश केसेस में हो रही हैं, तो लोगों को लगता है कि ये लिस्टेड इक्विटी में पैसे लगाने से ये ज्यादा सेफ है क्योंकि हमें लिस्टिंग पे गेन मिल जाता है। अगर आप आईपीओस की लंबी हिस्ट्री को देखेंगे ना, इनफैक्ट बीएससी का एक आईपीओ इंडेक्स भी है, अगर आपको 10 साल के बीएससी आईपीओ इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बीएससी सेंसेक्स के दुगना है। यानी कि आज के 10 साल में जितने आईपीओ आए उन्होंने कलेक्टिवली इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी समस्या है इन्वेस्टर के सामने वो ये है कि जो लिस्टेड इक्विटी है उसके फाइनेंशियल्स को ही लोग देख नहीं पाते। तो जो नए आईपीओज आते हैं जिनके 500-500 पेज के डीआरएचपी होते हैं, उनको तो पढ़ना उनके बस के बाद बाहर की बात है। तो लोग वैल्यू को नहीं देखते, वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं और उस पर कूद पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इजी मनी का दौर है, इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ठहराव आना था। अनफॉर्चुनेटली ये इतने बड़े इशू के साथ आया है तो ज्यादा लोगों के हाथ जले हैं, ज्यादा लोगों के पैसे नीचे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक ही ब्रश से सभी आईपीओ को पेंट करना हमें ख्याल से वो उचित नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से हर सेगमेंट में गुड, बैड और अगली होते हैं, उस तरह से आईपीओ में भी गुड, बैड और अगली होते हैं और हमें उनको डिस्टिंग्विश करना चाहिए। रही बात जो नए दौर के आईपीओ आ रहे हैं,
जैसे कि जोमेटो हुआ और पॉलिसी बाजार हुआ या फिर पेटीएम हुआ। ये बात जो हमारा मुझसे पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने बहुत सही बात कही कि ये जो नया दौर आईपीओ का है ना, ये पहले वाले आईपीओ से डिफरेंट है, क्योंकि अब तो लॉस मेकिंग कंपनीज भी आईपीओ लेके आ रही हैं। पहले सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ लेके आ ही नहीं सकती थी। तो अब जब लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो लोगों को ये समझने में मुश्किल हो रही है कि भाई ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन इसकी भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरे इसमें पैसे बनेंगे? तो वो एक दूसरा ही सब्जेक्ट मैटर है जो कि शायद हमारे आज के डिस्कशन में हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन ये मानना कि लॉस मेकिंग कंपनीज अगर आ रही हैं आईपीओ लेके तो उनको नहीं देखना चाहिए हमारे ख्याल से। अगर आप देखें तो गूगल, अमेजॉन और इस तरह की जो विश्व प्रसिद्ध वेल्थ क्रिएटर्स हैं, ये तो कई साल तक लॉस मेकिंग कंपनीज थी और उन्होंने उसके बाद वेल्थ क्रिएट किया इन्वेस्टर्स के लिए। संजय जी, आज हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सब एक तरह की कंपनी नहीं है, सबको एक ही ब्रश से हम पेंट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भेद हम करेंगे, क्योंकि 135 रुपए वाला हैप्पीएस्ट माइंड 1500 का भी है, जोमेटो भी डबल हो गया है, वो भी लॉस मेकिंग है। तो कैसे उन चीज़ों को देखा जाए? गुरमीत, आप तो दूसरों के पैसे मैनेज करते हो, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बहुत पढ़ते हो, इतना मोटा वाला जो आता है वो DRHP RHP, वो आप बिल्कुल चाट जाते हो या रट जाता होगा आपको। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मतलब हम लोग पहले देखते थे, चलो वैल्यूएशंस देखते हैं, सेल्स देखें, अब 45 टाइम्स सेल्स के वैल्यूएशन लीजिए आप, प्रॉफिट देखना ही नहीं है। अपने इंटरव्यू में हम लोगों ने बातचीत की विजय शेखर शर्मा जी से, तो वो कह रहे हैं कि केवल एबिटा और पैट देखने का तरीका ही गलत है। आप उसको क्यों देखते हैं? आप ये देखिए कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी की कीमत मुझे आज दीजिए आप। तो आप भी क्या ऐसे ही देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उस बात की कि हमें एबिटा और पैट बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। नजरिया थोड़ा अलग इन न्यू एज बिजनेस का है। देखिए ये जी, एक बात तो तय है, ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसका इंडेक्स में वेटेज बढ़ने वाला, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राह है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे आईटी का वेटेज निफ्टी में अभी तो करीबन 16-17% है। मेरे हिसाब से ये वेटेज अगले 4-5 साल में बढ़ने वाला है। एक्सिस्टिंग कंपनीज भी टर्न अराउंड होंगी, नई कंपनीज भी लिस्ट होंगी और हर कंपनी अपने आप को पिवट कर रही है। हमें, आपने अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली, हमें बस ये देखना है कि हम ओवर पे तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज्यादा हाइप के बेसिस पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर्ली उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। DRHP एक आम निवेशक नहीं पढ़ सकता है तो आज, लेकिन आज इसके काफी एनालिसिस मिलते हैं। अगर आप देखिए पेटीएम के केस में भी देखिए, सब्सक्रिप्शन फिगर जो था और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था और जो एनालिसिस आ रहा था वो बात कि थोड़ा जो प्राइस है वो ज्यादा है। उनका रेवेन्यू नंबर कम आया FY21 में। उन्होंने पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, एक बात है कि मेरे 34 करोड़ कस्टमर हैं, मेरे पास 2 करोड़ मर्चेंट्स हैं, मैं पेमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज 75% है और नॉन पेमेंट बिजनेस बढ़ा सकता है। तो इन बिजनेसेस के लिए एक तो अपनी बेट्स को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है नीरज जी। दूसरा, मैंने देखा, आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सेक्टर अच्छे से समझ में आता है, जैसे मैं बैंकर हूँ, मुझे फाइनेंशियल ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, मेरे पिताजी का काम थोड़ा FMCG डिस्ट्रीब्यूशन का है, मुझे कॉस्मेटिक्स, FMCG ये चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। आप थोड़ा सेक्टर का भी ज्ञान लीजिए और थोड़ा सा इस चीज में आप बेट्स को स्प्रेड करिए, किसी एक चीज पे हाइप पे पैसा मत करिए। और ये करेक्शन आज एक अच्छा रिमाइंडर है निवेशकों के लिए कि एक दिन में IPO में आप 1/3 इन्वेस्टमेंट लूज। जी अनुराग, हम लोगों ने जब बात की, इससे पहले जोमेटो से भी बात की थी, तो उनके मैनेजमेंट की भी कमेंट्री बिल्कुल ऐसी ही आती थी कि हमारे पास इतने क्लाइंट हैं, हम लोग इतनी सर्विस करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी बेटर दिखने लगती है, क्योंकि आपने जो है बहुत सारे खर्चे इधर उधर के कर रखे, कम किए, तो वो दिखने लगता है। और एक बहुत जनरल ट्रेंड दिखा है कि लिस्टिंग से कुछ महीने पहले एक प्लेसमेंट होता है और वो ज़्यादातर वही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और हाई वैल्यूएशन पे करते हैं, उसके बाद फिर वो IPO के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को एक बाइट सुनाना चाहता हूँ। हर्ष मारीवाला जी मैरिको के चेयरमैन है। डॉक्टर साहब, बाइट नंबर 2 चलाइएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि न्यू एज कंपनियों को इतने रिच वैल्यूएशंस जो मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रॉफिट कमाना
सीखना पड़ेगा। बाइट नंबर 2 चलाइए हर्ष मारीवाला जी की। I get surprised by the valuations. The valuations go up the moment the number of customers go up without looking at what is the bottom line impact. And I mean, in some cases, the more you grow, the more losses you make. So at some stage, the need to improve profitability has to be built in your model, you know. Of course, if the growth rate is very high, then it may be worth sacrificing. But every unicorn should at least have a defined way of saying that, okay, at some stage, how can I get my business to be profitable? नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल। अनुराग जी, यही तो असली बात है भाई, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तो उसको लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि वही एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। तो इस बात को कैसे समझें? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ आप देखिए जोमेटो है, वो पहले दिन डबल हो गया, उसको बहुत अच्छे वैल्यूएशन, बहुत महंगे वैल्यूएशन के बावजूद वो डबल हो गया, और पेटीएम नहीं हो पाया। नाइका ने बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया था और वो पहले दिन डबल हो गया। ये कहानी थोड़ा कैसे समझाइए जरा। सो नीरज जी, एक तो पहले हमें ये प्राइस डायनामिक्स देखना पड़ेगा। देखिए, रियल प्राइस डिस्कवरी मार्केट में तब होती है जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे कॉन्स्टेंट ना लगे हो। अभी ठीक है, हम तीनों स्टॉक्स को अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है, देयर विल बी विनर्स एंड लूजर्स, बट एक जनरल ट्रेंड सब में है कि हर एक का इक्विटी डायल्यूशन 10% से ऊपर नहीं है। तो मार्केट में जो फ्लोट आ रहा है ना, वो तकरीबन 5% पर ही ट्रेडिंग हो रही है, बिकॉज बाकी स्टॉक्स जो है वो लॉक्ड इन है, और सेबी के भी मैंडेट्स हैं, तो 1 साल 6 महीने से 1 साल तक लॉक इन्स हैं। इवन जो मार्केट में लिस्टिंग होती है उसमें भी 75% म्यूचुअल फंड्स को चला जाता है, और वहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यू विल नॉट डंप द शेयर्स राइट ऑन द लिस्टिंग, राइट। सो तकरीबन आई मीन याद कीजिए, इवन येस बैंक जब वो रिलिस्ट हुआ था तो भी कुछ दिनों तक उसने 60-70 का भी प्राइस टच कर लिया था, बिकॉज मार्केट में सप्लाई नहीं थी। और तो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है ना, ये इक्विलिब्रियम करीब 6 महीने बाद सेटल होना शुरू होगा, और 1 साल बाद तो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तब हमें रियली पता लगेगा कि क्या प्राइस मोमेंटम जोमेटो का है, क्या पॉलिसी बाजार का है, और नाइका का क्या है, राइट। तो एक ये डिमांड सप्लाई की इक्वेशन अभी चल रही है, ये अभी सॉल्व नहीं हुई है। इसको बड़ा आई वुड से स्मार्टली डिजाइन किया है। लोग देखिए, जो लोग लाते हैं आईपीओ, दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे नो एंड दे हैव द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग द हिस्ट्री, सो दे विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि सडनली स्टॉक आ गया, लिक्विडिटी मार्केट में स्टॉक पंप डंप हो गया और प्राइस गिर गया। सो दे विल नॉट रिपीट इट, राइट। फर्स्ट इट विल हैपन इन अ डिफरेंट वे। सेकेंड, आई थिंक दिस ये जो है ना, ये प्रॉफिट नहीं देखना, ये देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप एक प्रॉफिट में आपका शेयर है। अगर प्रॉफिट में शेयर है तो आपका लॉसेस में भी शेयर है। पेटीएम ने पिछले 3 साल में 8,600 करोड़ के लॉसेस कर दिए हैं। इक्विटी डाइल्यूशन कितना है? 8,300 करोड़। तो बेसिकली अगर आप खरीद रहे हैं तो बेसिकली आप पिछले 3 साल के लॉसेस को ही फंड कर रहे हैं। अब ये बात तो ठीक है, बट अगले 2 साल भी अगर ऐसे ही लॉसेस चले तो उसको कौन फंड करेगा? अब या तो कोई राइट्स इशू आएगा, या फिर कुछ बोनस, किसी तरह से मार्केट में पैसा रेज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर एक रियलिटी बाइट आता है मार्केट में, कि अगर कंपनी लॉस कर रही है तो उसको किसी को फंड करना पड़ेगा, और अगर मार्केट में लिस्टिंग हो गई है तो कंपनी को अपनी चाल भी कुछ बदलनी पड़ेगी। अब मैंने जोमेटो में के रिजल्ट्स के बाद सुना, नंबर्स देखिए कुछ और कह रहे हैं, स्टोरीज बहुत सारी हैं उसके पीछे। दे से व्हेन यू डोंट हैव स्ट्रांग नंबर्स, यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। ये स्टोरीज हमने सुन ली हैं। आप 8-10 साल से मार्केट में हो, कुछ प्रॉफिट लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये यूएस में भी हो रहा है। देखिए, उबर 2019 में लिस्ट हुआ, कुछ टाइम लोगों ने स्टोरी सुनी, $45 का प्राइस था, थोड़ा बहुत सॉन्ग एंड डांस हुआ, तकरीबन आज भी 2 साल बाद हो गए, प्राइस उतना ही है। उसके बीच में उन्होंने एक्सपेंशन किया, शट डाउन किया, ऑल ऑफ दैट। जोमेटो की हमने स्टोरी सुनी, उन्होंने $1.3 बिलियन मार्केट में रेज किया, रिजल्ट्स के बाद एकदम अनाउंस कर दें कि अब हमें $1 बिलियन का हमारा वॉर चेस्ट है, वी विल एक्वायर कंपनीज। बेसिकली दीज कंपनीज आर बाइंग टॉप लाइन्स एंड जस्ट वांट यू टू बिलीव कि अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बट आई थिंक वैसे मार्केट में लिस्टिंग के बाद मेरा ख्याल है चीजें चलती नहीं है। और आई थिंक ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि इवन फॉर अदर कंपनीज, जैसे आप हम डिस्कस कर रहे थे, प्रमोशनल एक्सपेंस घटा के आप शेप अप तो कर सकते हो फाइनल ईयर को, बट अगेन
ये आपको 1-2 क्वार्टर्स तक स्टोरी भी सुना लोगे आप, लेकिन उसके बाद लॉक इन खुलेंगे और लोग सवाल पूछेंगे कि ये फंड कौन करेगा इन लॉसेस को, राइट? तो आई थिंक इसकी ये जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। एक बड़ा और ये स्टोरी टेलिंग देखिए नीरज जी, बड़ा चेंज होती है हमेशा, और ये बड़ा अगर आप 2000 में जाए ना, तो उस समय भी बड़े टेक सेवी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स आए थे, मार्केट में उतरे थे कि अरे ये ये सब रेवेन्यूज कोई मतलब नहीं रखता, ये टेक्नोलॉजी विल चेंज द वर्ल्ड। अब उसने किया, लेकिन वो 20 साल बाद हुआ। अब आपने पैसे उसके 2000 में दे दिए, तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। और उस टाइम भी 1-2 अमेजॉन, गूगल कुछ निकले, राइट? बट most of the companies really people don't really talk about it, वो सब डूब गई, राइट? तो आई थिंक वो भी हमें समझना होगा। तो अब ये स्टोरी टेलिंग में प्राइस टू अर्निंग पे हम बोलते हैं 50 तो बहुत महंगा है। अभी प्राइस टू सेल्स करीब 45-50 पे हर कंपनी ला रही है। जोमेटो 45 प्राइस टू सेल्स पे लिस्ट हुआ है, पेटीएम ने वही वैल्यूएशन मांगा, पॉलिसी बाजार ने वही वैल्यूएशन मांगा। चौथा, ये अपनी बिडिंग खुद करके वैल्यू बना रहे हैं ना। पिछले साल बोल रहे हैं कि 33 यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ गए। अभी यूनिकॉर्न को तो आप ही खुद वैल्यू कर रहे हो ना। ये वैसी बात हो गई कि मैं अपने घर को खुद ही बिड करके उसका प्राइस बढ़ाता रहूं। अब ऐसे तो प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो नीरज जी, आई थिंक ये कुछ चीजें हमें ख्याल रखनी है। और अभी यूएस में लिस्ट हुआ है रिवियन स्टॉक, राइट? $150 बिलियन का वैल्यूएशन है। जनरल मोटर्स और फोर्ड का 90 बिलियन का वैल्यूएशन है। जनरल मोटर्स का 90 है, फोर्ड का 80 है, रिवियन का 130 है। और कार्स कितनी बनाई है? 150 कार बनाई है अब तक। तो अब वो कह रहे हैं नहीं, इट इज प्राइस टू ऑर्डर्स। देखिए आप, तो प्राइस टू सेल्स भी। अनुराग जी, ये मैं चूंकि मैं अपने जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं वो बहुत चीज़ों को गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं। मैं जरा संजय जी से सवाल है। संजय जी, ये बताइए कि प्राइस टू ऑर्डर, प्राइस टू सेल्स, जीएमवी, कौन कौन से तरीके की नई चीजें निकल के आई, आप क्या देखते हैं? वो एक चीज आपको लगता है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तभी मैं इसको अच्छा बोलूंगा या खराब बोलूंगा, वो क्या चीज आप देखते हैं? तो उसमें देखिए नीरज जी की जो भी कंपनी बाजार से पैसा उठाना चाहती है, वो या तो आईपीओ के रूप में आए या फिर राइट्स ऑफर के रूप में आए या किसी भी रूप में आए, आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पैसा किस लिए उठाना चाहती है। जैसे अभी जिस कंपनी के बारे में आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, 18,500 करोड़ रुपए उन्होंने बाजार से उठाए। उसमें से सिर्फ 8,300 करोड़ वगैरह रुपए जो हैं वो उन्होंने ग्रोथ के लिए उठाए। बाकी जो 10,000 करोड़ है वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी ऑफर फॉर सेल है। तो जब आप किसी कंपनी को देख रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आप कंपनी को बाहर से देख रहे हैं और एक कंपनी का इंसाइडर है। अगर कंपनी का इंसाइडर यह समझता है कि इस भाव पे उसको शेयर बेच देना चाहिए, तो आप बाहर में ऐसे आपके पास क्या जानकारी है जो आप ये समझे कि आपको उस कंपनी से ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये भी किस पर्पस के लिए वो कैपिटल रेज किया जा रहा है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एक तो वो है। दूसरी बात कि अगर आप कोविड के बाद भारत की सिचुएशन को देखें तो चारों तरफ एक बेसब्री है। जो हमने ग्रोथ मोमेंटम को खोया है या प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को खोया है, उसको हम किस तरह से पूरा करें। मैं समझता हूं कि एक नई तरह की एंथुजियाज्म और एनर्जी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में है। तो इसलिए आपको कई तरह के कॉर्पोरेट्स हैं जो पिछले कुछ महीनों में आईपीओ लेके बाजार में आए। आपको उस केस में यह देखना है कि वो कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, उस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। और अगर आप उस सेक्टर में उस साइकिल के डिक्लाइनिंग फेज में हैं, तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी भी होंगे, तो आप उस डिक्लाइनिंग फेज में बाकी डिक्लाइन करने वालों से शायद थोड़ा अच्छे रहेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से अपने सेक्टर की जो फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम नहीं कर सकते। इसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कौन सी कंपनी है, कौन से सेक्टर में आ रही है, उस सेक्टर का आउटलुक क्या है, विद इन दैट सेक्टर उस कंपनी का आउटलुक क्या है, इन द सेंस कि वो कंपनी ऐसा क्या कर सकती है जो कि आपके लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो। तो मेरे ख्याल से ये जो दूसरा फैक्टर है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर क्या है। तो अगर मैं सारांश में और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहूं नीरज जी, तो जिस नजरिए से आप किसी लिस्टेड कंपनी को देखते हैं,
किसी आईपीओ को किसी दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आपने पहलू उठाया कि वैल्यूएशन के मापदंड, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू ऑर्डर वगैरह वगैरह, हाँ, ये एक नया एस्पेक्ट है जिसको कि मतलब जिस हम लोग सबको उससे ग्रैपल कर रहे हैं कि क्या हम नियर टर्म विजिबल प्रॉफिट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या कुछ समय की लॉस के बाद आगे का जो दौर है वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आज चर्चा में नायका का भी उदाहरण लिया गया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं था कि फ्रॉम डे वन दैट कंपनी वाज मेकिंग प्रॉफिट्स। करेक्ट, उन्होंने भी एक लॉस मेकिंग का फेज पार किया, उसके बाद वो प्रॉफिट बनाना शुरू किया। हाँ, तो इस तरह से ये जो नई एज की कंपनीज हैं, चूंकि इनका सबसे एक चीज जो है जो कॉमन है इन नई एज कंपनीज में, ये सब डिसरप्टर्स हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनीज के मॉडल को ये डिसरप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि ये डिसरप्ट कर रहे हैं, इनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा दूसरा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि कुछ पीरियड हो जहां पर कि उन्हें लॉसेस उठाने पड़ेंगे जी। लेकिन ये हमें अपने जो कहते हैं कैरी योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, कि इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के नजरिए से भी देखें, सिर्फ फाइनेंशियल टूल्स के नजरिए से ना देखें कि क्या वो कंपनी अभी जो लॉसेस बना रही है उसको कॉम्पनसेट करके आगे प्रॉफिट बनाएगा, जो कि हमें ख्याल से मरीवाला साहब भी वही कर रहे हैं कि ये कहना कि हम फोर्सेबल फ्यूचर में प्रॉफिट के देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन को देख रहे हैं। आई थिंक वो नजरिया। संजय जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, वो छूट न जाए इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। कि डिसरप्शन किया है इन कंपनीज, बट डिसरप्टर हैज बीन डिसरप्टेड अगेन बाय द सम अदर पीपल बिकॉज दे आर नॉट प्रिवी टू द टेक्नोलॉजी। अनुराग, ये सवाल मैं आपसे चाहता हूं, अमेरिका में बहुत टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन सबकी बातें होती रहती हैं। पेटीएम ने जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, जो उनका यूएसपी था, उसी के जरिए दूसरे लोगों ने उनको डिसरप्ट कर दिया। अब तीसरे नंबर की कंपनी हो गए वो, और फ्री में। तो मेरा कहने का सवाल ये है, इससे पहले एक बात और आई थी, अमेजॉन की और गूगल की, तमाम की, उन कंपनियों ने कुछ क्रिएट और इनोवेट किया जो उनका आईपीआर भी है। आप मेरी शंका दूर करिए, ये यूजर्स हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना धंधा खड़ा कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट उठाया आपने जी। देखिए, डिसरप्ट, डीमोनेटाइजेशन को 5 साल हो गए। डिसरप्ट किया पेटीएम ने आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, काफी डिसरप्शन। शायद वीडियो में कोई दिक्कत है। गुरमीत, यही सवाल आपसे भी है कि जो एक शायद वीडियो आवाज आ गया। हाँ अनुराग जी, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो सॉरी। ओके, सो आई थिंक उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे रखा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी गलत हो गई। देखिए, अब आपका ये यूनिक पॉइंट आता है कि कस्टमर को चाहिए एक इनोवेशन और एक प्रोडक्ट जो उसकी नीड सेटिस्फाई करे। अब वो प्रोडक्ट चाहिए था जो क्रेडिट कार्ड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल पेमेंट्स ने और क्यूआर कोड ने, वो सब इनोवेशन अच्छा था पेटीएम का। बट अभी क्या हो गया कि वो उसमें फंस गए, वॉलेट और नॉन वॉलेट, बिकॉज उनको फ्लोट चाहिए था कस्टमर्स का। तो वो वहां भागे कि हम वॉलेट बेस्ड मॉडल पे जाएंगे, कस्टमर वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेगा और उसके बाद हमें उसको फ्लोट भी मिलेगा। कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी गलत हो गई। यूपीआई आया, लोगों को बस एक फास्टर पेमेंट प्रोसेसिंग चाहिए, लोगों को इससे मतलब नहीं कि वॉलेट के थ्रू जाता है कि ऐसे जाता है। पीपल रियली डोंट केयर मच अबाउट दोस थिंग्स। सो आई थिंक वहां पर ये स्ट्रैटेजी बड़ी आपकी जरूरी हो जाती है कि आप राइट डिसरप्शन कर रहे हैं, प्लस आप डिसरप्ट नहीं हो रहे हैं। और आई थिंक इस पर बड़ा यूएस मार्केट में भी आई थिंक ये एग्जांपल्स काफी आते हैं कि फर्स्ट मूवर डजंट ऑलवेज विन। लोग, अगर आप गूगल की भी बैटल देखिए ना, तो गूगल आज डोमिनेट कर रहा है, बट दे वर नॉट द फर्स्ट मूवर्स इन सर्च और एनी ऑफ द अदर थिंग्स, राइट? बट दे हैड द बेटर प्रोडक्ट। आई समहाउ फील पेटीएम हैज लॉस्ट दिस बैटल, आई थिंक इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसरप्टिंग द मार्केट। वो खुद डिसरप्ट हो गए हैं। करेक्ट। गुरमीत, पेटीएम का उदाहरण ले लेते हैं। इसमें ये किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये आज का इसलिए उस पर बातचीत हो रही है। जो 2-3 इनके बहुत प्राइमरी बिजनेसेस हैं, उनका कोई मोट है क्या? आप पेमेंट बिजनेस में है, आप कह रहे हैं इंश्योरेंस भी बेचेंगे, हम लेंडिंग भी करेंगे, इसका क्या मोट है? आप किससे कम्पीट करेंगे और आपके पास क्या ऐसी यूएसपी जिससे आप अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। जब हम किसी कंपनी को वैल्यूएशन देते हैं, सबसे पहले जैसे अनुराग जी ने बोला, आपकी डिसरप्ट करने की एबिलिटी और फिर उसमें रेवेन्यू
कंटिन्यूसली ऐड करने की एबिलिटी, स्केल अप करने की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पेटीएम के अगर आप बिजनेस लाइंस देखें तो वॉलेट में उनका है 65-70% शेयर। मोबाइल पेमेंट्स वॉल्यूम अगर आप उनकी देखेंगे वहां भी वो अच्छा कर रहे हैं, पर हर बिजनेस में सेम इकोसिस्टम हमें बाकी प्लेयर्स से भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो जियो पेमेंट अब आ रहा है। तो एक मोड होना, डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। अमेजोन की हम बात करते हैं, अमेजोन जो स्टार्ट हुआ था और अब जो पिवट हो गया उसमें बहुत फर्क है। अमेजोन $8 लाख पर मिनट रेवेन्यू करता है, $400 बिलियन का रेवेन्यू करता है, 19 अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं। कैसे वो प्राइम को यूज कर रहा है बाकी पूरे इकोसिस्टम बनाने में, तो बहुत कुछ सीखने को भी है। हम अमेजोन का एग्जांपल देते हैं, अमेजोन शायद काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी अगर हम कंपेयर करें इंडिया के जो बिजनेस को। तो एबिलिटी टू पिवट, एबिलिटी टू ऐड रेवेन्यूज, कीपिंग योर मोट इंटैक्ट, और आपस में उस लाइंस पे सिनर्जी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। कहना बहुत आसान है, मैं लेंडिंग भी करूंगा, मैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी करूंगा, मैं क्रेडिट भी कर दूंगा, मैं लाइन आइटम्स भी करूंगा, ये कहना बहुत आसान है, और यूटिलिटी पेमेंट्स भी करूंगा कि, पर आपका एक ऐसा मोड होना चाहिए जो आपके बाकी रेवेन्यूज को ड्राइव करे। वो बनाने में मे बी अभी अर्ली है, एक दिन की डिस्ट्रिक्ट से हमें जज नहीं करना चाहिए, पर जैसा मैंने बोला, आप ये आइडेंटिफाई करना न्यू एज सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एप्पल की बात करते हैं, एड टेक में एक उनका निश है, उनके पास एक प्रोप्राइटरी एआई बेस्ड मॉडल है जो कंटेंट खरीदता है और आरओआई बेस्ड डिलीवरी करता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। आपने नायका की बात करी, नायका एक कॉस्मेटिक्स डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड है, उन्होंने एक निश बनाया, अब वो फैशन में भी जा रहे हैं, अब वहां से कर रहे हैं। जोमेटो की आपने पीछे बात करी, फूड डिलीवरी उनका मेन है, अब वो एक्विजिशंस कर रहे हैं उसके। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना बहुत जरूरी है, और एबिलिटी टू कीप एडिंग रेवेन्यू। जैसे आप अमेजोन का आप एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू देखिए, एडब्ल्यूएस रेवेन्यू देखिए, आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे आप हैरान हो जाए। तो रेवेन्यू को कंटिन्यूअसली डाइवर्सिफाई करना और स्केल बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। काफ़ी क्लटर कर दिया हम लोगों ने दर्शकों के लिए। अभी थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद और आसान करेंगे और इजी तरीके से आपको समझेंगे। 2-4 उदाहरण मैं भी दूंगा कि आपके लिए, हमारे लिए किसी भी आईपीओ में या किसी लिस्टेड कंपनी में पैसे लगाते समय क्या बहुत ज़रूरी चीज़ देखना चाहिए। देखिए, एंड ऑफ द डे पैसा बनना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम आपको 20 साल तक फंड करते रहे, भाई लॉन्ग टर्म की भी तो एक लिमिट होगी ना। इस सवाल को हर उस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए जो बिजनेसेस को लेके हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मर्चेंट बैंकर उनको क्या बताते हैं कि आप साहब इसकी वैल्यूएशन करें। ₹1 का शेयर है, 2150 का भाव रखा है आपने, लॉस मेकिंग है आप, और आप ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं कब प्रॉफिट बनेगा। मैं क्यों पैसे दूंगा भाई? आप मेरे तो सोचिए ना, आज की डेट में रिटेल का भरा नहीं था पोर्शन पेटीएम का, 550 करोड़ का फटका लग चुका है उनको, जिनको मिले थे बेचारों को 100% सब्सक्रिप्शन मिल गया था। छोटा सा ब्रेक, इस पर और आसान चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज बातचीत हो रही है आईपीओ की। बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, उसमें कुछ में फ़ायदा हो रहा है, कुछ में नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि आपको कैसे डील करना है, एक और बाइट आपको सुनाते हैं। हर्ष मारीवाला जी की है। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप इस समय क्या सलाह देना चाहते हैं, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, पूरी इस इकोसिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सुनिए इसको जरा। I think first of all, those who have become unicorns within a short period of time, the success should not go to their head. Because if one starts feeling that I've achieved something in the shortest period of time, if success goes to head, then you stop learning. So first of all, the promoter should shed the egos in terms of how they've been able to enter a unicorn, because it is one thing to become a unicorn, but larger issue is how can you remain unicorn, how can you go on increasing your market cap or the valuation of your company on a perpetual basis. तो हर्ष जी की एक सलाह है, बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर भी हैं वो, उनकी एक सलाह है इन जनरल, नॉट कंपनी स्पेसिफिक, कि उन्होंने अपनी बात रखी कैसे लोगों को आगे सोचना चाहिए। बहुत हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। संजय जी, सबक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अब चूंकि सेकंड सेगमेंट है, इसमें लर्निंग्स क्या क्या है आज के आईपीओ? क्या मर्चेंट बैंकर से कुछ लर्निंग लेंगे या रिटेल इन्वेस्टर को ही लर्निंग लेनी है? देखिए, ये तो ऐसा है कि ये हिस्ट्री विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ।
इनका जो आप कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, वो यही है कि आप अपने क्लाइंट के लिए कितना ज्यादा वैल्यूएशन पे पैसा उठा सकते हैं। तो उसमें हमारे ख्याल से कोई चेंज नहीं होने वाला है। फ्यूचर में भी इस तरह के हाईली प्राइस्ड पब्लिक इश्यूज आएंगे और ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। उनमें कहीं पर लिस्टिंग गेन्स तो कहीं पर लिस्टिंग लॉसेस भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे ख्याल से जो सबसे बड़ी लेसन है वो ये है कि जो चलता आ रहा है ये कोई गारंटी नहीं है कि वैसा ही वो चलता रहेगा। इसी के लिए एज एन इन्वेस्टर या निवेशक के लिए जो सबसे बड़ी सीख है कि आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। आप जब भी पैसा लगा रहे हो, आईपीओ में लगा रहे हो या मार्केट में लगा रहे हो, हमेशा फूक फूक कर कदम रखें, क्योंकि जैसे ये कहा जाता है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में आपको बाकी सारे एसेट क्लास से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ये ब्लाइंड रिटर्न मिल जाए ऐसा भी नहीं है। इसी के लिए हर जो आपका निवेश है वो सोचा समझा होना चाहिए, जहां पर आपको दोनों चीजों की पहलू आपके सामने होना चाहिए कि अगर आपको सामने में रिटर्न दिख रहा है तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप उसके लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जब आप इस क्लैरिटी के साथ प्रवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी से मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तो कोई शक नहीं सर, इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, और जितना टाइम देंगे उतना पैसा बनेगा, ये सब बिल्कुल प्रूवन है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज़्यादा आपको इक्विटी मार्केट में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे आप बहुत मोटा पैसा बनाते हैं। गुरमीत भाई ये बताइए कि अब इसको और आसान बनाते हैं ना। अब कोई उदाहरण देता है कि आप देखिए बहुत सारी कंपनी जो शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी, आप 10-15 साल रुके तो बहुत पैसे बने, फिर कुछ में लगता है कि नहीं बने, बाउल बस्ट हो जाता है। वैल्यूएशन की हम लोग अभी बात ही करते हैं, तो संदर्भ वही है उसका कि जो हमने कहा था लेसन कौन लेगा, मर्चेंट बैंकर लेंगे या रिटेल इन्वेस्टर लेगा या एचएनआईज लेंगे। इतना महंगा इशू कर दीजिए कि आप पेटीएम के सीएफओ साहब कह ही रहे हैं कि हमने तो थोड़ा कम रखा, नहीं और महंगा हो सकता था ये। अब बताइए क्या किया जाए। नीरज जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। वॉरेन बफेट की बहुत कहावत है कि जब पिन और बबल मिलते हैं इवेंचुअली, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो कुछ नए इन्वेस्टर्स पुराने लेसन सीखते हैं। okay. तो ये पहले भी वैलिड था, अभी भी वैलिड है। एक अनुराग जी ने बीएससी आईपीओ इंडेक्स की बात की थी, आप देखिए 3400 पे था दिसंबर 2016 में बीएससी का आईपीओ इंडेक्स, आज 13,000 के आसपास, तो लगभग 4 गुना हुआ है। तो पहला हमारे लिए लेसन ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद बोला कुछ आईपीओ अच्छे गए, कुछ खराब गए, और कुछ गलतियां होंगी, बट हमें उन गलतियों से उस गलती को रिपीट नहीं करना है ना। ऑब्सीन प्राइस नहीं देना है, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। आप देखिए बहुत कम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स नहीं स्टडी किए मेरे हिसाब से ठीक से। आप देखिए फिनटेक में सबसे ज्यादा रिस्क है। आरबीआई का पैनल, सबको डिजिटल लेंडिंग बहुत बड़ा दिख रहा है प्लेटफॉर्म, बट आरबीआई के पैनल जो बना हुआ है डिजिटल लेंडिंग में, हो सकता है नए रेगुलेशंस आ सकते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद बैलेंस शीट पे लेंडिंग करनी पड़ेगी, उसमें और चेंजेस आएंगे। जब आप बैलेंस शीट पे लेंडिंग करते हैं तो आपको फिर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्रेडिट राइटिंग एबिलिटीज चाहिए। तो फिनटेक में एडिशनल रेगुलेटरी रिस्क होता है। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं फिनटेक में, आपको ये रेगुलेटरी रिस्क को भी ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं बोलता हूँ ये हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है नई एज कंपनीज का। आप उस सिचुएशन में मत रहिए कि किसी दिन आपको कुछ लिक्विडेट करना पड़े। आपका पोर्टफोलियो इतना दुरुस्त होना चाहिए कि खराब दिन में आपको एसेट एलोकेशन ज्यादा चेंज ना करना पड़े। ये प्रिंसिपल को हमेशा दिमाग में रखिए और कभी भी ओवर एक्सपोजर हाइप की वजह से मत कीजिए। गुरमीत भाई एक आइडिया आप का अक्सर मैंने देखा, पढ़ते भी रहते हैं मैं आपको, आप कहते हैं कि जो बहुत सारे इस तरीके के नए बिजनेसेस आते हैं ना, फिनटेक, एडटेक, ई कॉमर्स या जो भी नाम उनको जो लोग अलग अलग देना चाहें, उसके लिए आप अलग 10 रुपये रख लीजिए और उसी को घुमाते रहिए उसमें। और उसमें हो सकता है कि 2 रुपये आपके चले भी जाएं या किसी में 10 रुपये बन जाए अचानक। ये वाली स्टडी तो बता दीजिए दर्शकों को हमारे। मैं अच्छी बात बोली थी, मैं इसको ना कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग बोलता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस इवॉल्व हो रहे हैं। देखिए एक बात है, ये बिजनेस हमारी जिंदगी में फर्क ला रहे हैं। तो सम ऑफ दीज बिजनेसेस जो है दे आर हियर टू स्टे, इसमें कोई मुझे शक नहीं। बट मुझे ये नहीं पता कि जैसे मैंने अभी आपको अमेजोन का उदाहरण दिया था कि इनका रेवेन्यू मिक्स क्या होगा। हमें देखना पड़ेगा कि इसमें विनर टेक्स ऑल होता है।
5 फेलर्स होते हैं तो एक सक्सेस होता है, तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, लेकिन जिसका होता है वहां सक्सेस जो है बहुत बड़ा सक्सेस आता है। तो इसलिए आप एक छोटा सा बॉकेट, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड ऑफ है। आप ही इन्हें, संजय जी बोल रहे थे, आप देखिए ऑफर फॉर सेल था, 10,000 करोड़ का माल एटीएम में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने बेचा, फ्रेश ग्रोथ कैपिटल सिर्फ 8,000 करोड़ लिया है। तो आप देखिए वीसीज भी जो ये गेम खेलते हैं वो इसी तरह खेलते हैं, वो एक बास्केट बनाते हैं, अलग अलग कंपनीज में वो बेट करते हैं जहां पे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और उनके भी कुछ ही चंद आइडियाज ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आप एक छोटा बकेट रखिए, उसमें आप मल्टीपल, जैसा आपने बोला, एड टेक, फिनटेक, कॉस्मेटिक्स, एनर्जी एक्सचेंज, ट्रैवल पोर्टल्स, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उसमें आप रखिए, थोड़ा सा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यूज करिए, और उसमें ओवर एक्सपोजर मत दीजिए। कंसंट्रेशन मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट वाली आईपीओज में आप जा रहे हैं तो उसके लिए एक सर्टेन लोकेशन उसी में लगाइए आप, उसमें पैसा बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता तो ठीक है, क्योंकि फिर आईपीओ से बहुत सारे आते हैं, कुछ ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस भी आते हैं, जैसे सोना बीएलडब्ल्यू का आया था, उसने बहुत अच्छी कमाई करके भी दी, और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी बढ़िया दिखते हैं अभी तक तो, कि ईवी के लिए बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, तमाम इक्विपमेंट बनाते हैं। लेकिन अनुराग, ये बताइए कि अब एक जाते जाते एक सवाल ये भी मेरे मन में आ रहा है कि जब नए आईपीओ है, कॉन्सेप्ट का ही मान लिया है, नए जमाने वाला ही है, तो इसमें क्या पढ़ें हम? बिजनेस को ज़्यादा पढ़ें या बैलेंस शीट को ज़्यादा पढ़ें? प्रमोटर ये चाहता है, हमारा स्टार्टअप कल्चर जो बहुत ही रोबस्ट है इंडिया में, वो चाहता है कि आप मेरा बिजनेस समझो, बैलेंस शीट छोड़ो। तो अगर हम उसका बिजनेस समझें तो उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखें? सो नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल है। सो आई थिंक 3-4 चीजें मैं उसमें कहूंगा कि हमें देखनी चाहिए। पहला, आई थिंक सब जानते हैं ये इंटरनेट स्पेस है, टॉप 2 प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, थर्ड प्लेयर की जगह नहीं होती, तो विनर टेक ऑल मार्केट है। तो आप मार्केट लीडरशिप जरूर देखिए। आई थिंक कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स ने पेटीएम को रिवॉर्ड नहीं किया और जेटीएम, जोमैटो को और नायका को कुछ रिवॉर्ड किया कुछ हद तक, वो मार्केट लीडरशिप की बात हो रही है, राइट? तो उसको रिवॉर्ड किया गया। इफ यू हैव मार्केट लीडरशिप, कहीं ना कहीं आप, एक उम्मीद है कि आप बाद में प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है, मार्केट लीडरशिप के साथ मैं ऐड करूंगा कि आप ज्यादा कंसल्टेंट्स के फैंसी प्रोजेक्शंस में ना आए, मार्केट साइज को भी स्टडी कर लीजिए, राइट? तो अगर एक उबर का राइड यूएस में $30-35 की होती है, तो इंडिया में $5 की ओला की राइड होती है। तो सारे प्रोजेक्शंस को ऐसे मल्टीप्लाई ना करें यूएस मॉडल्स में। तो ये पहली बात हो गई। सेकंड, आप ये देखें कि टॉप लाइन ग्रोथ, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है, बट वो ऑर्गेनिक टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है, इनऑर्गेनिक मतलब एक्विजिशन करके नहीं हो रहा है। तो कंपनी के इनहेरेंट बिजनेस मॉडल में टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है। पेटीएम में के 3200 करोड़ के प्रॉफिट में 400 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है। अब वो उसको भी टॉप लाइन गिन रहे हैं। अब लेकिन इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए तो पेटीएम नहीं बना है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में आपको जाके देखनी होती है। थर्ड है जिसको हम बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, राइट? द ग्रॉस मार्जिन। देखिए, नेट मार्जिन मैं समझ सकता हूं, एक कंपनी का प्रमोशन ज्यादा हो रहे हैं, इनिशियली टाइम पे फंडिंग चाहिए उसको, तो नेट मार्जिन नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, बट ग्रॉस मार्जिन लेवल पे तो कंपनी पॉजिटिव हो। अगर आप पेटीएम का जाके रिकॉर्ड देखते हैं तो वो ग्रॉस मार्जिन पे पॉजिटिव नहीं दिखते हैं, तो आप उसको फिर वहां से कैसे पैसे बनाएंगे आप? और चौथी बात है कि आप कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन की बात, आई थिंक हमने सुनी, गुरमीत ने कही, संजय ने बात की, ये बहुत जरूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फंडिंग इंजन भी होना चाहिए विद इन द कंपनी जो उस डाइवर्सिफिकेशन को फंड करेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो या तो उसको वीसी फंड कर देते अब तक, और अगर अब तक वो चमत्कार नहीं हुआ तो मार्केट उसको फंड नहीं करेगा। आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन इंजन एक जगह से बनाना पड़ेगा और दूसरी जगह आपको देन री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही अमेजॉन ने किया और ये गूगल वगैरह ने भी यही किया है। सो इसमें ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता है कि लोग कहें कि इसको आप देखें ना। फाइनली नीरज जी, आई थिंक एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये सब 4-5 चीजें इन्वेस्टर्स देखें, लेकिन इसके साथ साथ ना एक वो टूलिप फ्लावर ना खरीद के बैठे, जो वो खरीदे जो आपको समझ आता है। इन्वेस्टर्स जिनको मालूम है उनको ठीक है, बाकी लोग पढ़ सकते हैं। टूलिप फ्लावर का मेनिया चला था, तो अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा ना कि एक चीज बढ़ क्यों रही है और आप खरीद रहे हैं, तो आप एक टूलिप फ्लावर खरीद रहे हैं इन द उम्मीद कि कोई बिगर फूल आएगा और आपसे और ज्यादा पैसे में ले जाएगा। कुछ टाइम तक तो ले जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप फ्लावर को होल्ड करके बैठे रह जाएंगे, and then that proves कि you are the kind of the biggest fool in the cycle, right? So don't be that, as policy बाजार says, उल्लू मत बनिए। ये ट्यूलिप वाली कहानी दर्शकों को अगर नहीं पता ना, पढ़िएगा, गूगल करिए। समय नहीं तो मैं सुना देता कि एक बहुत पहले एक फूल था, लोगों ने कहा बस अकेला एकमात्र है,
तो उसके दाम बढ़ गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वो एक फूल की कीमत बिलियंस में पहुंच गई थी। तो किसी को पता नहीं ये क्यों ऐसा है, बट दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे एसेट क्लास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे यही हो रहा है कि वो क्यों बढ़ रहे हैं पता नहीं किसी को, लेकिन बढ़ रहे हैं। अब है, पैसे हैं तो बढ़ेंगे ही। संजय जी, समय एकदम समाप्त हो रहा। लास्ट एक बात आपसे ये जानना है कि चूंकि इसमें मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी बहुत ही रोबस्ट है, हमारा जो स्टार्टअप कल्चर वो भी बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही जो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो चूंकि हम लोग नए कॉन्सेप्ट बिजनेसेस में आईपीओ भी आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टर है, दर्शक है, ट्रेडर है, वो एकदम एक जिसको ना भावनाओं में बह जाता है। अरे ये आया है ना, अब ये अगला अमेजॉन यही बनेगा। उस भावना को कंट्रोल करके कैसे करें, क्योंकि मार्केट कहता है भावनाओं पे अगर आप खेलेंगे तो आप पक्का फंसेंगे। भावना कैसे कंट्रोल करें सर? लालच आ जाता है एकदम से। 300 गुना सब्सक्राइब, अभी एक इशू है जो 327 गुना सब्सक्राइब हुआ है, उसका जीएमपी भी 200, 300, 400 रुपए तक चल रहा है। तो जो ये मार्केट के इस तेजी के दौर में, बुल मार्केट में एक फीलिंग्स होती हैं, उसको कंट्रोल करने का कोई टूल हो तो बताइए सर। देखिए, सबसे जो आसान तरीका होगा वो होगा कि आप डेटा देख लें। ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि इशू कई गुना ओवर सब्सक्राइब हुई और लिस्टिंग की गेन्स कंपैरेटिवली बहुत ही कम रही। ऐसे बहुत सारे पब्लिक इशू आए जो कि बहुत ही आकर्षक थे, लेकिन लिस्टिंग में बिलो पार लिस्टिंग हुई। तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग सिंपल आंकड़ों में देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हो रहा है इशू तो इसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन होगा, ऐसा कोई 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक वो बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी अच्छी है और लिस्टिंग मान लीजिए बहुत ल्यूक वार्म हुई या बिलो इशू प्राइस हो गई, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उस कंपनी में आपके लॉस होंगे। अगर कंपनी अच्छी है तो आप पकड़ के रखें। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं पिछले, बाकी लंबा समय छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल में ऐसे बहुत सारे पब्लिक इशू आए जो कि लिस्टिंग के बाद बिलो पार चले गए और 6 महीने के बाद उस लेवल से दुगने हो गए। करेक्ट। तो इसी के लिए ये जो है, तो मैं कहूंगा कि आप पब्लिक आईपीओस को लिस्टेड कंपनीज के नजरिए से ज्यादा हट के ना देखें। यथासंभव कोशिश करें कि आप उन्हीं आईपीओस में पैसा लगाएं जो कि आपको समझ में आते हो। और ऐसा करने के लिए, क्योंकि देखिए ये मानी हुई बात है कि 500 पेज का डीआरएचपी कोई नहीं पढ़ने वाला। तो कम से कम, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि आज जो सक्सेसफुल हुए आईपीओ पिछले 2-3 महीनों में, वो उन कंपनीज के आईपीओ सक्सेसफुल हुए जो कि अपने इंडस्ट्री के लीडर्स थे और जिनको सामने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो ये तो हमारे ख्याल से एज अ यूजर हमको भी समझ में आता है, तो हम उन कंपनीज में पैसे लगाएं जो मुझे लगता है कि हाँ वो इंडस्ट्री के लीडर हैं या हो सकते हैं। तो इसी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इक्विटी मार्केट में इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे खतरनाक है। करेक्ट। जब आपकी इजी मनी बनने लगे तो आपको अपना अलर्ट इंडिकेटर जो है ना वो और ऊंचा कर देना चाहिए, क्योंकि जो झटका लगेगा आपको, हाँ, वो इतना जोर का लगेगा जिससे आप संभल नहीं पाएंगे। इसी के लिए आप अलर्ट रहें, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और इस शो करने का मकसद यही था कि किसी आईपीओ या किसी कंपनी को अच्छा बुरा समझाना नहीं था, समझाना ये था कि जो इस समय चल रहा है उसको उसमें आप कैसे पैसे बनाएं। अगर आप किसी आईपीओ में लगा रहे हैं तो कैसे बनाएं। तो जो बात अभी संजय जी ने कही कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, आपको उन नंबर्स को पकड़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, और साथ ही फिर बिजनेस भी समझिए आप। इतना लिटरेचर अवेलेबल है आजकल फ्री में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप खुद भी पढ़िए। पैसा आप लगा रहे हैं, मैं कुछ कहूँ या कोई और कुछ कहे, उसके साथ साथ आप अपना दिमाग भी लगाइए, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। और ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे आपको ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है। तो थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसा बने। जैसे संजय जी कह रहे हैं, इजी मनी जहां पे लिखने लगे कि बस आज लगाया और 7 दिन बाद पैसा डबल, तो आपकी वो रेड बेल जल जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि वैल्यूएशन अंतिम सत्य है। दुनिया कोई कुछ भी कह ले, बट आप किसी भी एक चीज़ की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये एक कार है, इसकी मैं 100 टाइम्स कीमत दूंगा। वैल्यूएशन इज द लास्ट ट्रुथ।
तो उसकी कसौटी पे ज़रूर परखिए कि भाई आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, उस प्रॉफिट को बनाने में कितना खर्चा आप कर रहे हैं। ये सवाल आपके अंदर स्वयं में उठना चाहिए कि हम खाली ग्राहक ही बनाते जा रहे हैं, प्रॉफिट देखें कब बनेगा तो फिर वैसे ही वैल्यूएशन बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, गुरमीत, संजय सर, हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स को ये समझाने के लिए कि आईपीओ मार्केट में पैसा ज़रूर लगाइए, लेकिन आँख कान खोल के लगाइए, वरना आपको नुकसान हो सकता है और नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हैप्पी वीकेंड।